बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बयाक ट्रकेन ददीदाद मामाले रार सयारे दार दिजारुट अंसार मदनीस वने अने बयाक युपेंचा कुरिस युग सलाम थे मस कोशिश एथम उसकी पाकिस्तान मुख्तलिफ इदारों मुख्तलिफ शख्सियात हैश संबा सोच सो मशोटमस अश आन इस्लामाबाद मजा कौमी ज़बान सिलसिलार बड़े सोच संबा छुबी अंजक आनवतस वही एस इस्पा मोरे थी ये वा अने दिशर निस कौमी ज़बान कारते जेक हैंशन जेक सोच संबथन ए निनो लहजा मजा की बेस्कोंडो बोर्ड से देना पड़ेगा। दुबई में, दोहा, कतर, अमेरिका में कहीं से भी करेगा तो वो 150 की किताब ख़रीदेगा। 100 की किताब 150 की कैसे होगी? पता लगा मुख्तलिफ ठेकेदार हैं, मरियम औरंगज़ेब साहब थी, दूसरे थे लियाम, सब ने उसमें से उस पार्टी ने माल बनाया, ठेके पे दिया और बुक फाउंडेशन जो है वो उसको उन्होंने यहाँ डिक्लेयर किया था नोटिफिकेशन के तहत कि वो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उसको निकाला और प्राइवेट कर दिया। ऐसी बेशुमार साजिशें हैं, इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। और बात बच्चों को पढ़ाने के लिए बात है कौमी यकजहती की है, कौमियत की तशख़्ख़ुस की है कि कौम का, और इस सतह से ऊपर इस हवाले से हमें बात करनी चाहिए। उसे बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका काफ़ी बात करूँगी। तो सर्विस के लिहाज से उनका जो आखिरी टाइम है तो उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर जजमेंट्स दी, जिसके अंदर उन्होंने कोर्ट्स के अंदर भी उन्होंने कहा कि जो जजमेंट्स हैं, बल्कि उर्दू में कुछ लिखी भी गई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी लिखी गई। और आपको ये बताता चलूँ कि अभी काफ़ी हद तक, चूँकि हम सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में देखते हैं कि हमारे वकला हज़रात काफ़ी हद तक उर्दू में आर्गूमेंट्स करते हैं, लेकिन अभी तक जो पिटिशन्स हैं वो इंग्लिश में ही लिखी जाती हैं। और चंद एक वकला ने जुर्रत की है, उन्होंने उर्दू में भी पिटिशन्स डाली हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसको इनकरेज नहीं किया गया। एक्चुअली जो ज़ुबान है, ये जिसको हम कहते हैं कि हर 12 किलोमीटर के बाद ज़ुबान थोड़ी चेंज होती है। ये जो माहिर लिसानियात है, एक ज़माना था जब मैंने पंजाबी अदब को थोड़ा पढ़ने का मुझे शौक़ पैदा हुआ, तो मैंने शाह हुसैन को पढ़ा, मैंने सुल्तान बाहू को पढ़ा, मैंने मियाँ मोहम्मद बख्श को पढ़ा, बुल्ले शाह को पढ़ा, तो मुझे ये शौक़ चढ़ गया कि भी इसको देखा जाए। तो लिसानियत के ऊपर काफ़ी आप कह लें कि थोड़ा बहुत नॉलेज जो है उसका इजाफा हुआ। और चूँकि जिस तरह उर्दू हमारी एक कौमी ज़ुबान है, इसी तरह पंजाबी जो है हमारी बड़ी रिच लैंग्वेज है। उसके अंदर आप कह लें कि सूफियाना जो है आपको वो मिलेगा उस पर, और उसकी जो आप कह लें ग्रामर है वो बड़ी रिच है। अब एक्चुअली पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि मेन ऑब्जेक्टिव था जिसकी बेस पे बना, जिसको अभी हम निगेट करते हैं ना। बहुत सारे हमारे जो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ गए हैं और वे समझते हैं कि भाई इसको कहना शायद उनके लिए उनकी शान के ख़िलाफ़ है। वो कहते हैं जी ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे ना। वो कहते हैं नहीं, ये नहीं था जी, ये नहीं था। अब एक तस्वर ये चल पड़ा, तो उसकी बेस पे अब तमाम जो सूबे जो थे हमारे, आप देखिए KPK में पश्तो बोली जाती, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, आप सिंध में जाए तो सिंधी, बल्कि वहाँ पे तो आप देखा होगा असम्बली के अंदर भी वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। पंजाब असम्बली में पंजाबी में डिबेट नहीं होता, बट सिंध असम्बली में डिबेट होता है सिंधी के अंदर, और बल्कि एप्लीकेशनें भी वहाँ पे लिखी जाती। चूँकि मुझे जाना, मैं जो कॉर्पोरेट लॉयर हूँ तो मुझे काफ़ी मौका मिलता है ट्रैवल करने का, तो मैं सिंध में देखता हूँ कि वहाँ पे उसके ऊपर काफ़ी एम्फेसिस है। फिर लिसानियात जो लोकल लैंग्वेज हैं या रीजनल लैंग्वेज हैं, उनको अगर आप इनकरेज करते हैं, आल्दो उस इलाके में होनी चाहिए, उनकी मादरी ज़ुबानें हैं, तो मैं उस तरह से शायद ना बोल सकूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जितना कंफर्टेबली आप अपनी ज़ुबान में कम्युनिकेट कर सकते हैं, उतना आप किसी दूसरी ज़ुबान में नहीं करते। मैं यूनाइटेड नेशन में रहा हूँ, ईस्टर्न यूरोप में, आई वॉज बेस्ड इन क्रोएशिया,
तो वहाँ पर मुझे याद पड़ता है कि इवन इंग्लिश से बड़ी नफरत थी लोगों को। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक जगह पे किसी ने मुझसे रास्ता पूछना था, तो उसने समझा उसमें थोड़ा ज़्यादा सफ़ेद रंग का था, तो उन्होंने कहा कि शायद ये भी लोकल है। तो उसने कहा जी कि उसने अपनी ज़ुबान में मुझे पूछा रास्ता। अच्छा, मैंने उसको इंग्लिश में व्हाट यू वांट टू आस्क, तो कहना वो इंग्लिश की। इस तरह उसने मुँह बना के देखा मेरी तरफ, गुस्से से, और उधर मुँह कर लिया, उसने नफरत का इज़हार किया। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम अपने जो बच्चे हैं उनके अंदर आप उर्दू अपनी कौमी जो ज़ुबान है उसका शौक़ पैदा नहीं करेगा, और वो हमने करना है। 2-3 अशार तो आप सुन चुके। मैं शायर तो नहीं हूँ, शेर गो ज़रूर हूँ कि किसी के शेर सुना देता हूँ। और असातिज़ा के असातिज़ा आज मसनंदे सदारत हैं, और मेहमान खुसूसी में डॉक्टर साहिबान, बड़े बड़े कालम निगार, मीडिया एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर साहिबान, वकला मौजूद हैं। तो मेरा ताल्लुक़ चूँकि इबलाग़ से है, तो मैं कहूँगा कि फ़ातिमा क़मर साहिबा ने जिस तरह इस तहरीक का आगाज़ किया, मुझे मजीद निज़ामी साहब मरहूम की भी महफ़िलें याद हैं, कुछ और अहबाब की भी हैं, क्योंकि मैंने 1975 में पाकिस्तान टेलीविज़न पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन किया। तो आई एम विटनेस टू दी पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री, और मैं ये फ़ख्र समझता हूँ कि मुझे पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है। और 1975 से टिल टू डेट मेरा मीडिया से ताल्लुक़ रहा है। 80 से ज़ायद ममालिक में हुक्मरानों के साथ गया हूँ, नेम सबमिट से लेके सार्क और सो फोर्थ, नेम द प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर जब थे उस वक्त से लेकर, और नवाज़ शरीफ और ज़रदारी के पीरियड तक मैंने बड़ा फ्रीक्वेंट सफ़र किया है। अब नया दौर है, तब्दीली का दौर है, तो हमें उम्मीद है कि तब्दीली के इस दौर में फ़ातिमा क़मर साहबा ने, जैसे मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। देखिए, ईरान, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, इन चले जाते हैं, इनकी अपनी अपनी ज़बानें हैं, और वहाँ अपनी ही ज़बान में बोल के फ़ख्र महसूस करते हैं। मैं आज आपसे दरख्वास्त करूँगा, ज़रा आप घर जाके सोचिएगा, मुझे बताइए कि दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने मुआशी तौर पर सुप्रीमेसी हासिल की हो, लेकिन उसकी सरकारी ज़ुबान वो ना हो जो वहाँ के लोग बोलते हैं। वो ऐप इतनी अच्छी है कि आप अपने मोबाइल में सिर्फ ये जब मैसेज करते हैं, आप व्हाट्सएप पे जाएं, उसको खोलें, ये जो अब आपने जैसे ये है यहाँ मैसेज, अब आपने ये मैसेज के लिए ये दबाते हैं, ये जब आया तो इंग्लिश है, ये देखिए मैंने वो डाउनलोड किया, मैं इसको दबाता हूँ, ये लिखा आ गया इंग्लिश में, यूके की इंग्लिश में मैसेज करना है, उर्दू पाकिस्तानी में करना है, या मल्टी लैंग्वेजेस लिस्ट आएगी। मैं जब यहाँ लिख देता हूँ मैंने उर्दू में करना है, तो ये उर्दू आ गया। अब मैंने ये स्पीकर बना हुआ है, ये मैंने दिया, यहाँ आ गया इनिशियलाइजिंग और लिसनिंग। अब मैं जो बोलूँगा टाइप होगा। मैं इस वक्त एशियन न्यूज़ के हाल में उर्दू के मौजू पर तकरीर कर रहा हूँ। अब आप ये पढ़िए जी, ये देखिए, मैं इस वक्त न्यूज़ के मौजू पर तकरीर कर रहा हूँ। गालिब है, फैज़ है, इकबाल है, मंटो है, सब अपनी अपनी ज़बान के शायर हैं। जितना मर्जी यहाँ पैदा करने, अगर अंग्रेज़ी मीडियम में एक अंग्रेज़ी शायर को शेक्सपियर पैदा करके बता दीजिएगा, वो इसी ज़बान का होगा जो होगा। ये उसूल है फितरत का। तो यासिन साहब ज़रा ज़रूर अपने ख्याल कीजिएगा इस हवाले से कि रियासत मुत्तहिदा अमेरिका का शहरी हूँ, और इससे बढ़कर ये है कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। और ये बाई चांस है कि मुझे ये चांस मिला, लेकिन मैं इस काविश को रियली इस तरह समझता हूँ, दर हकीकत इस तरह समझता हूँ कि ये उस चिड़िया की मानंद है जो चोंच में एक कतरा पानी का लेकर, जो नमरूद ने आग जलाई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए, उसको खुश करने आई थी। मैं वो कतरा डालना चाहता हूँ। मेरा और कोई काम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का, राव मुनीर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसी
पुरवक़ार और बामक़सद तकरीब में बुलाया और डॉक्टर साहब को और अपने असातिज़ा जैसे मुनीर साहब ने कहा बहुत ही काबिल एहतराम है, बहुत काम कर रहे हैं। इनके सामने तो मेरा ख्याल है बोलना बहुत मुश्किल काम है और कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल आपसे ये अर्ज़ करूँगा और मैं आपके लिए हर वक्त दामे दरमे सुखने जैसे भी है हाजिर हूँ, क्योंकि ये मुल्क की बका का सवाल है। आज हमारी नौजवान नस्ल जो है उसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है। माजरत के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हम अपने बच्चों को कुछ नहीं दे के जा रहे। हमारे बच्चों के लिए कोई चैनल नहीं है कि जो उन बच्चों की तरबियत दे सके। पहले एक सोहेल राना साहब हुआ करते थे, वो भी कनाडा चले गए, जो कि कौमी नगमे थे। आज कोई शायर पैदा नहीं हो रहा आपके पास जमीलुद्दीन आली, जो कुछ लिख सके, जो कुछ बोल सके, जो कुछ कह सके। ये हमारी भी कमज़ोरियाँ हैं, तो हम चाहते ही हैं कि हम अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी चीज़ें जो हैं वो दूसरे बच्चों के ऊपर बोझ न डाल कर जाएँ, उनके लिए काम करें। अब तीसरी तजवीज़ जो होगी मेरी मुनीर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, फौरी तौर के ऊपर कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है। आइए मैं और आप हम सब तय कर लेते हैं, एक केक लेते हैं और वो लेकर कुछ लोगों से बात करते हैं। डॉक्टर साहब की क़यादत में, आपकी क़यादत में सारे लोग वहाँ जमा होते हैं, वहाँ गेट के बाहर सारा मीडिया वहाँ पर होता है और सारे मेम्बरान को, MNS को जमा करना मेरा काम है, लाना उनको, आपका काम है, इनका काम है पकड़ के लाना कि ये मकसद है। ये उर्दू का दिन हम मना रहे हैं। ये उर्दू का दिन तो 25 उसको था फरवरी को, लेकिन हम आज भी हर दिन हमारे लिए उर्दू का दिन है, हर दिन हमारे लिए मुल्क की बका का दिन है, हर दिन हमारे लिए मुल्क की बका के लिए काम करने का दिन है। आइए आप उसकी निस्बत से इस जद्दोजहद में हमारे साथ शामिल होइए और ये केक काटिए, लोगों में तकसीम कीजिए, हमारी सालगिरह मनाइए और लोगों को बताइए और असेंबली में आइंदा हमारे साथ ये अहद कीजिए कि अब आप उर्दू में तकरीर करेंगे, उर्दू में बात करेंगे। उर्दू ज़ुबान के हवाले से सबसे जो पहली पख थी वो नेहरू ने ये निकाली थी कि वो अल्लामा इकबाल और कायद आज़म चूँकि दोनों मिल के चल रहे थे और वो एक क़ुव्वत की सूरत सामने आ रहे थे और तहरीक पाकिस्तान में कामयाबी हो रही थी। तो नेहरू एक दिन अल्लामा इकबाल के पास गए और उन्होंने कहा कि जो कायद आज़म है उन्हें तो उर्दू आती नहीं है, वो तो अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलते हैं, तो ये तो मुसलमानों की नुमाइंदगी किस तरह करेंगे, तो आप सामने आए। तो आप ये सोचें कि इकबाल ने जवाब दिया था कि मैं तो इस कौम का कव्वाल हूँ और मैं तो अपनी कव्वाली करता जा रहा हूँ। पिछले दिनों लोग वर्षा में एक मेला हुआ और उस मेले में था कि कौमी ज़ुबानों का मेला था। अब हमें मलिक साहब मेरे चूँकि बात करेंगे तो वो इस बारे में मैं चाहूँगी कि बात करें कि कौमी ज़ुबानों की अहमियत यानी मादरी ज़ुबानें जो हैं उनकी अहमियत अपनी जगह पर है, लेकिन हमें ये फ़ैसला करना है, डिसाइड करना आइंदा चलकर कि कौमी ज़ुबानें क्या सिंधी, बलोची, पश्तो या जितनी भी हमारी हैं, सराइकी है, आगे कश्मीरी है, शिना है, गिलगित की हैं, ये हमारी मादरी ज़ुबानें हैं। तो क्या हम एक कौमी ज़ुबान की तरफ जाएंगे या इन कौमी ज़ुबान, इन सारी जो ज़ुबानें हैं मादरी या एक सकाफ़त आप समझ लें कि उनकी वो, क्या उनको हम कौमी ज़ुबान कहेंगे? क्योंकि ये इस वक्त मेलों में ये चीज़ सामने आ रही है। अब जो डॉक्टर वदूद कुरैशी ने जिस तरफ बात की थी वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि दरअसल ये कौमी सलामती का सवाल है, जहाँ हम बहुत सारा देखते हैं कि सूबाई तासुब फैलाया जाता है फ़िरका परस्ती के अलावा, तो उसमें जब तक एक ज़ुबान नहीं होगी तो मादरी ज़ुबानों को तमाम को कौमी ज़बान करार दे देंगे तो फिर आपकी यकजहती पर एक सवाल उठ जाता है। जहाँ तक उर्दू ज़बान के नफाज का ताल्लुक़ है, ये न तो जुलूसों से हो सकता है, न किसी तरह का भी आप एहतजाज कर लें, पूरी कौम सड़कों पे आ जाए, जब तक हमारा हुक्मरान तबका वही है जो अंग्रेज़ ने हमें विरसे में दिया था, तो आप कौमी ज़बान नाफिज नहीं हो सकती। आम तौर पे हर हुकूमत का ये इस्तेदलाल रहा है कि भाई कौमी ज़बान है, कायद आज़म भी कह गए और कौम का भी मुतालबा है, लेकिन अभी हम तैयारी कर रहे हैं इसकी कि ये इस काबिल हो जाए कि सरकारी और दफ्तरी जो ज़िम्मेदारियां हैं लिसानी एतबार से वो हासिल कर सकें। अब मैं अपनी ही मुख्तसर तारीख़ से, पाकिस्तान की तारीख़ से एक दो वाक़यात आपको सुनाता हूँ।
71 में इलेक्शन के बाद जो हुकूमती पाकिस्तान में बनी, सरहद में जमीयतुल उलमा की हुकूमत बनी, मौलाना मुफ्ती महमूद मरहूम वज़ीर आला थे, इधर बलूचिस्तान में बिज़ंजो साहब वज़ीर आला थे। बग़ैर किसी मुतालबे के उन्होंने पहले दिन से ही दफ्तरी और सरकारी ज़बान के तौर पे उर्दू को नाफज कर दिया। तो अगर उर्दू में अहलियत थी तो उन्होंने नाफज किया। क्या कोई ऐसी शिकायत हमारी जो तारीख़ है उसमें कहीं एक सतर भी नज़र आती है कि फिल फौर अपना हल्फ उठाने के बाद पहला काम ये कि उर्दू सूबा सरहद की, सूबा बलूचिस्तान की दफ्तरी और सरकारी ज़बान होगी और उसी से काम शुरू हो गया। अब वही ज़माना था कि जब मैं पंजाब की मजलिस ज़बान दफ्तरी का एक अदना सा रुकन था, पढ़ा था मैं, ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी में था। सूफ़ी तबस्सुम साहब उसके चेयरमैन थे और वो मजलिस ज़बान दफ्तरी उस ज़माने से आ रही थी, कायम भी सरदार अब्दुर्रब दिश्तर ने की थी जब वो गवर्नर थे। और जब ये इन दो सूबों में ये ऐलान हुआ और सूबे ठीक ठाक चलने लगे, उर्दू ज़बान नाफज हो गई, तो हमारा जो इजलास हुआ उसमें सूफ़ी तबस्सुम साहब मरहूम फरमाने लगे कि यार क्यों हम अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं, कौम का भी। एक हफ़्ते बाद हम आखिरी इजलास करते हैं, इस मजलिस ज़बान दफ्तरी को बंद करते हैं और कहते हैं कि अब उर्दू तैयार है पंजाब की सूबाई ज़बान बनने की। मोहम्मद अदीफ़ रामे वज़ीर आला थे, उन्होंने बड़े जोश व खरोश के साथ उर्दू कंप्यूटर सीखे और ट्रेनिंग शुरू कर दी कि भाई हर शोबे से 10-15 लोग हर रोज़ आएंगे और वो उर्दू कंप्यूटर सीखेंगे। अब पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी ने और हुक्मरानों ने उर्दू ज़बान के नफाज के मुतालबे को न मानने की खातिर क्या क्या तरीके निकाले हैं। उनमें से एक तरीका है कि जी एक कौमी ज़बान नहीं जी, 7, 8, 10, 12 कौमी ज़बानें हैं, हर सूबे की एक ज़बान कौमी ज़बान है। भाई जितनी भी ज़बानें पाकिस्तान में हैं, चाहे 10 लोग भी बोलते हैं, वो पाकिस्तान की ज़बानें हैं, कौम की ज़बानें हैं। कौमी ज़बान उर्दू है। कौमी ज़बान उर्दू किस कब बनी? तहरीक पाकिस्तान के दौरान। कलकत्ता से उठा हुसैन शहीद सोहरावर्दी और आया पेशावर, तो उसे पश्तो नहीं आती, उन्हें बंगाली नहीं आती, तो फिर क्या हुआ? उर्दू गफ़ार खान को भी आती है और हुसैन शहीद सोहरावर्दी को भी आती है। यही हालत अब है। नाजरीन, सुस्कुंडीयत सुस्पशीयत असई अने बया के मजा कई बड़े मखोरस कई मोरे थी ये ए अगर असई इदारोर असई दिश दिशोर असई तालीमी इदारोर अगर कौमी ज़बान नहीं अम्ब्रेला जैसे छतरी आल ए इदारोर कुम बुगो तो ज़ाहिर आए इदारों जो मिष्ट शख्सियाती मशोर निखान के तुम कौमी ज़बान मजा तुम मादरी ज़बान मजा मनूरुस ही रटेन ए मुती ज़बान के जो अटे ही रटो के बहुत मुश्किल बन और असई के मामालो कया गहेश सोच संबाहिन मिष्ट कौमी हन ए तुम कौमी ज़बान मजा महफूज हन तो ज़बान मजा कम थी है तो ए दिशर ए इलाका मजा मिललारवाइन अश 25 फरवरी कौमी ज़बान जाओ देसन अनुदेज मुनासिबत इस्लामाबाद ने बया के जो मस इजाज़त लुखमुस ने नाई दिशे कर मिष्ट वशिक गिनी ने सही खिदमत हाजिर बम आयाक बसंट तुम मेज़बान अंसार मदनी इजाज़त दा खुदा हाफिज़।